Hello students, today we are going to cover one of the most important standard that is the SA 505 external confirmation। अब देखिए स्टूडेंट्स ये important इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और इसके अलावा इसके ऊपर केस स्टडीज में भी इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन पॉइंट बाय पॉइंट हम कवर करेंगे और डिटेल में इसको समझेंगे डायग्रामेटिक फॉर्म में। अब देखिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन स्टूडेंट एक तरीके का ऑडिट प्रोसीजर है टू ऑब्टेन दी ऑडिट एविडेंस, यानी ऑडिटर जो ऑडिट एविडेंस लेने के लिए जो ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करता है उसमें से एक तरीके का ऑडिट प्रोसीजर है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका जो बेस है वो है हमारा SA 500 से जो हमने कवर किया हुआ है। SA 500 में कुछ ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी के ऊपर कुछ बातें बोली गई थी कि ऑडिट एविडेंस तभी रिलायबल होगा जबकि वो उसका सोर्स देखा जाएगा, कहाँ से ऑडिटर ने वो ऑब्टेन किया है, यानी इनसाइड दी एंटिटी है या आउटसाइड दी एंटिटी है, और इसके अलावा उसका नेचर क्या है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, किस सर्कमस्टेंसेस में ऑडिटर ने वो ऑब्टेन किया है ना। तो ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, डायरेक्टली बाय दी ऑडिटर ऑब्टेन किया गया है, या फिर पहले मैनेजमेंट के पास आया था उसके बाद ऑडिटर के पास आया है। तो ये कुछ ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी चेक करने के लिए कुछ पॉइंट SA 500 में बताए गए थे स्टूडेंट्स। अब उसी में एक था कि सोर्स का जो पॉइंट था, यानी किस सोर्स से आ रहा है, इनसाइड दी एंटिटी आउटसाइड दी एंटिटी। तो ये जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाला पॉइंट है ये वहीं से लिंक किया हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो ऑडिटर के पास आती है वो आउटसाइड दी एंटिटी से आती है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनेजमेंट होती है। तो इसकी रिलायबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये था हमारा बेस ऑफ द एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो कि एक ऑडिट प्रोसीजर है। अब हम समझते हैं कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यानी ये एक तरीके का ऑडिट एविडेंस है जो ऑडिटर ऑब्टेन करता है एज डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स, यानी रिटन में आता है ऑडिटर के पास। अब टू दी ऑडिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट ऑडिटर के पास आता है। अभी हमने पढ़ा कि कहाँ से, यानी डायरेक्ट पहले ऑडिटर के पास आ रहा है या मैनेजमेंट के पास आ रहा है। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन डायरेक्टली ऑडिटर के पास आता है तभी वो रिलायबल होगा। फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, यानी कंफर्मिंग पार्टी जो होती है, यानी डेटर्स को भेज रहे हैं, क्रेडिटर्स को भेज रहे हैं, कुछ जो भी हमको कंफर्मेशन लेनी है, तो जो वो कंफर्मेशन देती है उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी या फिर कंफर्मिंग पार्टी। अब किस फॉर्मेट में आ रहा है, पेपर फॉर्मेट में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ रहा है, या किसी भी अदर मीडियम में आता है। तो ये हमारा हो गया मीनिंग ऑफ द एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ना टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब देखिए इसमें दो है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि केस सिनेरियो में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं लगभग इन्हीं पॉइंट्स पे बनते हैं। तो ध्यान से समझिए, ये बेस है इसका SA 505 का। पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जिस भी कंफर्मिंग पार्टी को, यानी डेटर्स को या क्रेडिटर्स को हम ऑडिटर कंफर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसको रिस्पॉन्स करना ही करना है। दे हैव टू रिस्पॉन्ड इरिस्पेक्टिव दे एग्री और डिसएग्री। तो वो कहलाता है पॉजिटिव कंफर्मेशन, यानी उनको कंफर्मेशन देनी ही देनी है। तो देखिए, रिक्वेस्ट दैट द कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू ऑडिटर, ये तो हमने पिछली साइड में पढ़ ही लिया। इंडिकेटिंग द कंफर्मेशन पार्टी एग्रीज और डिसएग्री, यानी वो एग्री करती है इन्फॉर्मेशन से या डिसएग्री करती है, लेकिन उसको वापस रिस्पॉन्ड तो करना ही है। तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ऑलमोस्ट यही वाली यूज करनी चाहिए ऑडिटर को। अब कुछ सर्कमस्टेंसेस होंगे जिसमें वो ऑडिटर नेगेटिव कंफर्मेशन भी यूज कर सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होता है, रिक्वेस्ट दैट द कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू ऑडिटर ओनली इफ, यहाँ पे कीवर्ड है केवल तभी वो रिस्पॉन्ड करेगा जबकि वो डिसएग्री होगा। जबकि हमने पॉजिटिव कंफर्मेशन में पढ़ा था वो एग्री हो या डिसएग्री हो उसको रिस्पॉन्ड तो करना ही पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव कंफर्मेशन में वो ओनली इफ, कीवर्ड इज ओनली इफ, यानी केवल तभी वो आप रिस्पॉन्ड करेगा ऑडिटर को जब वो डिसएग्री होगा। फॉर एग्जांपल ऑडिटर ने भेजा कि हमारी, यानी जो मैनेजमेंट की बुक्स, जो कंपनी की बुक्स में इसका फॉर पर्टिकुलर ए नाम की पार्टी का अमाउंट जो आ रहा है वो 1.5 लाख का आ रहा है, ठीक है। तो क्या उस पार्टी, अगर आपके अकाउंट्स में, यानी सामने जो कंफर्मिंग पार्टी है उसके अकाउंट में अगर 1.5 लाख के अलावा कुछ अमाउंट हो तभी हमें रिस्पॉन्स करिए, अदरवाइज आपको रिस्पॉन्ड करने की कोई नीड नहीं है। तो ये जो तरीका हुआ वो हुआ नेगेटिव कंफर्मेशन का। वाइस वर्सा, पॉजिटिव कंफर्मेशन में, यानी आप ए नाम की पार्टी का 1.5 लाख का अमाउंट था, आपको रिस्पॉन्ड तो करना ही है, भले 1.5 लाख एग्जैक्ट आ रहा हो तो भी, और इसके अलावा कुछ आ रहा हो तो भी आपको रिस्पॉन्ड तो ऑडिटर को करना ही है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव कंफर्मेशन। ठीक है, लगभग केसेस में पॉजिटिव कंफर्मेशन ही ऑडिटर को ऑब्टेन करनी चाहिए, लेकिन कुछ केसेस हैं जिसमें वो नेगेटिव कंफर्मेशन कर सकता है, जो हम आगे कवर करेंगे। अब देखिए नॉन रिस्पॉन्स सिंपल सा है, यानी जब अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है ना, कुछ भी पॉजिटिव कंफर्मेशन को वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है और वापस ऑडिटर के पास वो जो रिक्वेस्ट थी वो अनडिलीवर्ड वापस आ जाती है, तो वो कहलाता है नॉन रिस्पॉन्स।
अब एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन नाम से ही क्लियर है, यानी जैसा अमाउंट था, यानी 1.5 लाख ऑडिटर ने भेजा था और उसके पास 1.5 लाख का नहीं आया, अ रिस्पॉन्स दैट इंडिकेटेड डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन, यानी 1.5 लाख की जगह 1,30,000 है उसके अकाउंट में, 1,20,000 है या 1,60,000 है, ये सारी जो चीजें होंगी वो कहलाएंगी एक्सेप्शन कहलाएंगी। बिटवीन द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कंफर्म्ड और कंटेंट इन द एंटिटीज रिकॉर्ड्स एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कंफर्मिंग पार्टी, यानी एंटिटी के रिकॉर्ड में जो 1.5 लाख था और जो कंफर्मिंग पार्टी ने भेजा है वो 1,60,000 का भेजा है या फिर 1,30,000 का भेजा है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे कुछ अदर टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द केस सिनेरियो पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता क्या है और इसका बेस कहाँ से आया, SA 500 से आया था, और इसका एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है, अदर टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन क्या होती है, जैसे पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव हो गई, या नॉन रिस्पॉन्स यानी दिया ही नहीं रिस्पॉन्स, और लास्ट था हमारा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यानी जो पूछा था वर्सेज जो हमारे पास आंसर आया है, दोनों में कुछ डेविएशन है, कुछ फर्क है। अब ये होता कैसे है एक्चुअल में वो देखिए, इसका प्रोसीजर क्या है स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा द इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म, यानी अमाउंट कंफर्म करना है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस देखनी है, कुछ ट्रांजेक्शन्स कंफर्म करना है, यानी कंफर्म क्या करना है भाई, इन्फॉर्मेशन क्या कंफर्म करनी है, तो ऑडिटर वो डिसाइड करेगा। उसके बाद अप्रोप्रिएट पार्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी किससे पूछना है भाई, अकाउंटेंट से पूछना है, सामने वाले पार्टी के किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर कुछ हेड है उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, अगर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में लेनी है तो किससे पूछेगा ऑडिटर, वो भी तो देखना पड़ेगा ना, ऐसे किसी से नहीं पूछेगा। तो ऑडिटर की नॉलेज के अकॉर्डिंग जिस पर्सन को जो वो इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो वो इन्फॉर्मेशन कौन से पर्सन के पास हो सकती है, वो ऑडिटर इसमें देखेगा। अब ये ऑडिटर कंफर्मिंग पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सेलेक्ट करना, क्योंकि जो ऑडिट एविडेंस आएगा यानी जो रिस्पॉन्स आएगा उसकी रिलायबिलिटी, उसकी रेलिवेंसी तभी बढ़ेगी जब वो अप्रोप्रिएट पार्टी को भेजा गया हो। तो ये चीज आपको देखनी है कि तभी रिलायबल और रेलिवेंट होगा जब वो बिल्कुल एग्जैक्ट पार्टी को भेजा गया होगा। अब देखिए डिजाइन, डिजाइन कैसे करेंगे, अभी हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स ऑडिटर ध्यान में रखिएगा। तो डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है ना, क्या उसका लेआउट होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, मैनेजमेंट से ऑथराइजेशन होनी चाहिए, ये सारी डिटेल्स हम अगले स्लाइड में कवर करेंगे। तो उसका डिजाइन यानी फॉर्मेट क्या होगा, और लास्ट में सेंडिंग द रिक्वेस्ट एंड फॉलोअप रिक्वेस्ट, यानी हम लास्ट में पूरा उसका लेआउट तैयार करके वो कंप्लीट कर लेंगे हमारा प्रोसीजर, और वो प्रॉपर पार्टी को भेज देंगे। और अगर उसने टाइमली, जो भी हमने टाइम दिया तो उसमें उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो एक बार उससे हम फॉलोअप ले लेंगे कि उन्होंने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया है, और दोबारा एक बार उसको हम रिक्वेस्ट भेज देंगे कि आप हमें रिप्लाई कीजिए। तो ये था पूरा प्रोसीजर। सबसे पहले तो क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डिटरमाइन करेगा, अमाउंट चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस देखनी है, कॉन्ट्रैक्ट देखना है, किस पार्टी को भेजनी है, तो अप्रोप्रिएट पार्टी क्या है। उसके बाद वो डिजाइन करेगा यानी लेआउट देखेगा कि प्रॉपर कैसे ड्राफ्ट करेगा प्रॉपर रिक्वेस्ट। उसके बाद वो उसको भेज देगा, और भेजने के बाद भी अगर रिक्वेस्ट नहीं आती और वापस से रिस्पॉन्स नहीं आता है उस पार्टी से, तो उस पर फॉलोअप रिक्वेस्ट भेजेगा। वेरी सिंपल। अब देखिए क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे कि जब वो उसका डिजाइन करता है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखिएगा कि असर्शन बीइंग एड्रेस्ड, असर्शन यानी कंप्लीटनेस देखना है कि सारे ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल कंप्लीट हैं कि नहीं, या फिर एग्जिस्ट भी करते हैं, कुछ बोगस बिल तो नहीं एंट्री की हुई है, तो क्या असर्शन देखना है, कंप्लीटनेस देखनी है, एग्जिस्टेंस देखना है, स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, भाई फ्रॉड रिस्क अगर ज्यादा होगी तो ऑडिटर और डिटेल में उसको कंफर्मेशन ड्राफ्ट करेगा, अगर ROMM यानी रोमम कम होगा तो उस अकॉर्डिंग ड्राफ्ट करेगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है और फ्रॉड रिस्क कितना है, द लेआउट एंड प्रेजेंटेशन उसको प्रॉपरली ड्राफ्ट करेगा, ऐसे ही बिल्कुल रैंडम लिख के नहीं दे देगा। यानी लेआउट और मतलब क्या है, जैसे ब्लैंक यानी आप हमें बैलेंस भर के दीजिए, या फिर ऑडिटर खुद बैलेंस भर के देगा और उस पर पूछेगा कि भाई आप एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं, तो किस तरीके से वो बनाना चाह रहा है वो भी ऑडिटर देखेगा। इसके अलावा प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिटर, अगर ऑडिटर ने इसी एंगेजमेंट में या किसी और कंपनी की जो भी काम ऑडिट कर रहा था उसमें अगर उसको उससे रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस है कि मुझे इस अकॉर्डिंग नहीं ड्राफ्ट करना है, या जो पिछली बार हमने भेजा था तो इस पार्टी ने प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं किया था, तो वो अपने एक्सपीरियंस को भी इंक्लूड करेगा और उस अकॉर्डिंग ड्राफ्ट करेगा। दी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भेज रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज रहा है, किस फॉर्मेट में ऑडिटर भेजना चाह रहा है ना। मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो भी वो कंफर्मेशन भेजेगा मैनेजमेंट को लूप में लेके भेजेगा, और मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन उस लेआउट पे होना जरूरी है, तभी वो कंफर्मिंग पार्टी उस पर रिस्पॉन्ड करेगी कि हाँ ये जेन्युइन है ऑडिटर, और ये जो भी उनके पास रिक्वेस्ट आई है तो वो ना ऑथराइज हैं जवाब देने के लिए, क्योंकि वो मैनेजमेंट की सील ऑथराइजेशन देने के बाद ही वो कंफर्मिंग पार्टी उस पर जवाब देगी। तो ये इसमें जरूरी है फॉर्मेट बनाने टाइम। अब देखिए एबिलिटी ऑफ द इंटेंडेंट पार्टी
टू कंफर्म। अब देखिए उसको एबिलिटी होनी चाहिए, यानी क्या पूछना चाह रहे हैं ऑडिटर, इनवॉइस बाय इनवॉइस डिटेल पूछना चाह रहा है, एक एक इनवॉइस कंफर्म करवाओ, या फिर प्रॉपर पूरा पूरा बैलेंस वो कंफर्म करवाना चाह रहा है। तो क्या चीज कंफर्म करवाना चाह रहा है, किस पर्सन से करवाना चाह रहा है, उस पर्सन के पास इतना ऑथराइजेशन, उसकी इतनी एबिलिटी है भी कि जवाब देने की। तो पहले चीज ऑडिटर ये भी देखेगा। तो उसकी जिस पर्सन से वो पूछ रहा है उसकी एबिलिटी चेक करने के बाद ही वो अपना फैक्टर, यानी पूरा क्या फैक्टर डिसाइड करने हैं अपने डिजाइनिंग की रिक्वेस्ट जो वो भेज रहा है उसका लेआउट बनाने से पहले, ड्राफ्ट करने से पहले ऑडिटर ये सारी चीजें देखेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए मैनेजमेंट। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या किया कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, है ना, और इसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है। इसके अलावा जो लेआउट डिजाइन किया जाता है वो लेआउट बनाने से पहले ऑडिटर क्या क्या चीजें ध्यान में रखेगा। तो ये तो हमने यहाँ तक देख लिया कि ऑडिटर अभी देख रहा है कि कैसे बनाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने उसको मना कर दिया कि आप ये कंफर्मेशन भेज ही नहीं सकते, ठीक है, तो फिर क्या होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस पे स्टूडेंट्स, और इस पे केस सिनेरियो में भी आता है। तो उसके लिए ऑडिटर सबसे पहले इंक्वायरी करेगा कि भाई क्यों मैनेजमेंट आप मना क्यों कर रहे हो। तो इंक्वायरी एज टू द मैनेजमेंट रीजन फॉर द रिफ्यूजल। ठीक है, और उस रिस्पेक्ट में ऑडिट एविडेंस मांगेगा। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कोई डिस्प्यूट चल रहा होता है ना, ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड पेबल के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है या कोई नेगोशिएशन चल रहा है। तो ये भी हो सकता है उसको ये रीजन पता चल रहा है कि भाई ये, तो ऑडिटर इंक्वायरी करेगा ना भाई क्या बात क्या है, आप मना क्यों कर रहे हो। और जो वो रिस्पॉन्ड देंगे उसकी वैलिडिटी रीजनेबल है क्या, जैसे मैंने बताया कि वो एग्जाम्पल ये हो सकते हैं, रीजन ये हो सकते हैं कि डिस्प्यूट चल रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है, तो प्लीज ऑडिटर आप इस पे कंफर्मेशन मत भेजिए इन पार्टीज को। तो ऑडिटर चेक करेगा कि ये जो आंसर कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो रीजनेबल भी है क्या, वैलिडिटी वैलिड भी है कि नहीं है। और उसके बाद वो इवेल्युएट करेगा उन रीजंस को, और देखेगा कि इन जो नहीं भेजने पे भी इसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा, उसके रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट पे इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा। कैसा तो नहीं ऑडिटर का मना करने के कुछ अनरीजनेबल ग्राउंड्स हो और ये सीधे सीधे इनके मैनेजमेंट के फ्रॉड से लिंक हो जाए। तो ऑडिटर ये भी चेक करेगा कुछ फ्रॉड का केस नहीं हो तो नहीं हो सकता है, इस वजह से मैनेजमेंट हमें मना कर रहा है। सेकंड पॉइंट ऑडिटर ये देखेगा। थर्ड क्या करेगा कि वो परफॉर्म करेगा ऑल्टरनेटिव, वो मैनेजमेंट के अगेंस्ट जाके तो भेज सकता नहीं है, तो वो क्या करेगा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेगा, है ना, और ताकि वो रेलिवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पाए। अब ये ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल है, तो पर्टिकुलर यानी 31 मार्च के बाद अगर कोई ट्रांजेक्शन जैसे इसमें मार्च एंड पे हुआ है ना, फेब एंड पे हुआ है, तो ऑर्डर ये देखिएगा कि बाद में अगर ट्रेड रिसीवेबल है तो पैसे तो आए होंगे। भले आप कंफर्मेशन नहीं भेजने दे रहे हो लेकिन उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड पैसे आए होंगे। अगर ट्रेड पेबल है तो पैसे गए होंगे। तो कैश का ट्रांजेक्शन मतलब कैश का मतलब कि रिसीविंग और पेमेंट तो वही होगी अगर कुछ ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हुआ है। इसके अलावा अगर आपने कुछ सेल की है तो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, और अगर परचेज की है तो गुड्स रिसीव नोट होगा यानी जीआरएन होगा। तो उस ट्रांजेक्शन से भले आप डायरेक्टली कंफर्मेशन ऑडिटर नहीं ले सकता, लेकिन ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर फाइनेंशियल के थ्रू तो ऑब्टेन कर ही सकता है कि उस ट्रांजेक्शन अगर रियल था, बोगस नहीं था, तो उससे रिलेटेड पेमेंट आया होगा या फिर पेमेंट गया होगा। अगर गुड्स सेल हुए हैं तो शिपिंग डॉक्यूमेंट होगा, अगर परचेज हुए हैं तो गुड्स रिसीट नोट होगा। तो ये ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर अपनाएगा कब, जब मैनेजमेंट मना कर देता है कि ऑडिटर आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मत भेजो। अब नेक्स्ट देखिए, अगर ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट का रिफ्यूजल जो है वो अनरीजनेबल है, या फिर ऑडिटर जो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है, तो वो ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर क्या करेगा, है ना, ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा TCWG यानी दोज चार्ज विद गवर्नेंस से, जैसा कि SA 260 में डिफाइन किया गया है। और इसके अलावा ऑडिटर देखेगा इम्प्लीकेशंस ऑन दी ऑडिट, यानी कुछ फ्रॉड रीजन तो नहीं हो सकते हैं इसके कारण, तो ये ऑडिटर एक बार चेक करेगा। और उसके अलावा लास्ट ओपिनियन, लास्ट में क्या है ऑडिटर के पास सॉल्यूशन, कि वो अपना जो ऑडिट का ओपिनियन है SA 705 के अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई भी कर सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, ऑडिटर को जब रिस्पॉन्स आता है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का और ऑडिटर को वो डाउटफुल लग रहा है, वो रिलायबल नहीं लग रहा है, तो ऑडिटर उसके अगेंस्ट में फर्दर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा और वो इम्प्लीकेशंस देखेगा इस चीज की ऑन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, के कुछ फ्रॉड रिस्क तो नहीं हो सकती है, और उस अकॉर्डिंग वो अपने आगे की ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड करेगा। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेगेटिव कंफर्मेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब ये लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस होता है, लेस कन्विंसिंग, परसुएसिव मतलब लेस कन्विंसिंग ऑडिट एविडेंस है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये था स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था नेगेटिव कंफर्मेशन में कंफर्मिंग पार्टी को तभी रिस्पॉन्स करना है जब वो डिसएग्री करे उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से। तो इन रियलिटी इन प्रैक्टिकल ऐसा हो सकता है ना कि वो पार्टी जवाब देना ही भूल गई है और ऑडिटर को ऐसा लगे कि वो एग्री करती है उस इन्फॉर्मेशन से, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया है।
तो इसलिए केवल ये जो इसमें दिया हुआ है, अनलेस और दी फॉलोइंग कंडीशंस आर प्रेजेंट, तभी जाके ऑडिटर नेगेटिव कंफर्मेशन ले सकता है। ऑल, यहाँ पे ऑल है, सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तब जाके ऑडिटर नेगेटिव कंफर्मेशन ले सकता है, यूज कर सकता है। पहली क्या है, जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है वो लो असेस किया है ऑडिटर ने। इसके अलावा ऑडिटर ने सारे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिए हैं कि भाई जो एंटिटी के कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा है कि जो उस पॉपुलेशन पे, यानी जिस इन्फॉर्मेशन पे उसको कंफर्मेशन लेनी है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़े नंबर की है और आपस में होमोजीनियस, यानी आपस में सब सेम अकाउंट बैलेंसेस ट्रांजेक्शन्स हैं, तब जाके वो नेगेटिव कंफर्मेशन ले सकता है। एक्सेप्शन रेट कम है, एक्सेप्शन रेट यानी जो डेविएशन हो सकता है अमाउंट में जो पूछा है और जो एक्चुअल में हो सकता है उसका रेट जो बहुत कम है, यानी डेविएशन रेट बहुत कम है। और लास्ट है कि ऑर्डर को ऐसे कोई चांसेस नहीं लगते, यानी ऑर्डर को ऐसा लगता है कि अगर उसने नेगेटिव कंफर्मेशन दी तो सामने वाली पार्टी, हाँ, अगर डिसएग्री होगी तो रिस्पॉन्ड कर ही देगी, वो भूलेगी नहीं। तो ये चारों कंडीशंस होंगी तभी जाके नेगेटिव कंफर्मेशन ऑर्डर यूज कर सकता है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक हमने देखा कि ऑडिटर कैसे कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर क्या लेगा, इसके अलावा कैसे वो ड्राफ्टिंग करेगा उस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट की, और इसके अलावा मैनेजमेंट अगर मना कर देता है, रिफ्यूज करता है, तो फिर ऑडिटर क्या करेगा, है ना, पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या होती है, नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है। अब लास्ट में जो भी रिस्पॉन्स आता है इस पूरे प्रोसीजर का, उसको इवेल्युएट कैसे करेगा ऑडिटर, वो देखिए। रिस्पॉन्स बाय, अब पहला तो ये हो सकता है कि भाई ऑडिटर ठीक है, सेटिस्फाइड है, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो मैच हो रही है, 1.5 लाख का अमाउंट था जैसे हमारे एग्जाम्पल में, और रिस्पॉन्स भी 1.5 लाख के लिए आया है, तो वो ठीक है, ओके हो गया, विदाउट एनी एक्सेप्शन, यानी कुछ डेविएशन नहीं है। दूसरा ये हो सकता है केस कि अनरिलायबल, जैसा कि हमने पढ़ा, अनरिलायबल लग रहा है, तो ऑडिटर क्या करेगा। और तीसरा है नॉन रिस्पॉन्स, यानी रिस्पॉन्ड किया ही नहीं उस पार्टी ने। और फोर्थ हो सकता है कि रिस्पॉन्स इंडिकेटिंग, यानी 1,50,000 भेजा था ऑडिटर ने, वहां से 1,30,000 या 1,60,000 आया, तो ये एक्सेप्शन, यानी कुछ डेविएशन हो गए। तो ये चार केसेस ही हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। या तो पूरा पूरा मैच हो जाए, या फिर ऑडिटर को वो आया तो है रिस्पॉन्ड लेकिन वो रिलायबल ही नहीं लग रहा है, और वो सामने वाली पार्टी हो सकता है रिस्पॉन्ड करे ही ना, और करे भी तो वो अमाउंट मिसमैच हो, डेविएशन हो, यानी कुछ एक्सेप्शन हो, तो ये हो सकते हैं इसके फाइनल आउटकम। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सारा SA 505। अगर आपके इस रिगार्ड में कुछ भी डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क इन दी बिलो कमेंट सेक्शन, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट essay, मेक श्योर टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स। थैंक यू।